यह साल था 1942। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि कहीं जापान हिमालय के एरिया में भी हमला ना कर दे। इसी माहौल में हरि किशन माधवाल नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर गश्त पर निकले। नंदा देवी गेम रिजर्व के पास वो जड़ी बूटियों की तलाश में सी लेवल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। यहां उन्हें दिखी एक झील। इस झील में उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उनके पैरों के तले की जमीन को खींच लिया। झील के बर्फीले और पारदर्शी पानी में उसके चारों ओर फैले ऊबड़ खाबड़ किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल और हड्डियां बिखरी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहां कोई बहुत भयानक लड़ाई हुई हो। इन कंकालों में कुछ ऐसे कंकाल भी थे जिसमें मांस के लोथड़े और बाल अभी भी मौजूद थे, क्योंकि बर्फ और 0 डिग्री से भी नीचे के टेम्परेचर ने इन लाशों को मम्मी की तरह प्रिजर्व कर दिया। यहाँ तक कि उनके पहने हुए कपड़ों के रेशे, उनके ऊनी कपड़ों के अवशेष और चमड़े के टूटे फूटे जूते भी काफी हद तक सही सलामत थे। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह जापानी सैनिकों की कोई टुकड़ी है जो शायद तिब्बत के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी और रास्ता भटक कर वो शायद यहाँ पर मारी गई। लेकिन जब उन हड्डियों की फॉरेंसिक जांच हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये झील थी आज के भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ने वाली रूपकुंड झील, और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ मिले नरकंकाल आज या कल के नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। अब सवाल ये उठा कि आखिर ये लोग थे कौन? क्या ये किसी प्राचीन महामारी जैसे प्लेग या हैजा का शिकार हुए? क्या यहाँ किन्हीं दो पहाड़ियों कबीलों के बीच में कोई जंग हुई थी? या फिर ये किसी धार्मिक संप्रदाय के लोग थे जिन्होंने किसी अनजाने आध्यात्मिक कारण से यहाँ सामूहिक आत्मदाह या आत्महत्या कर ली थी? रूपकुंड झील इतिहास की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है जो भारत में पड़ती है, और आज इस पूरी कहानी को हम डिकोड करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालयन रेंज में पड़ती है। यह झील करीब 16,500 फुट की ऊंचाई पर त्रिशूल और नंदा घुंटी चोटी के पास मौजूद है। इन दोनों चोटियों के बीच में यह झील एक कटोरे के जैसे दिखाई देती है। झील के आसपास साल के 11 महीने तक सिर्फ बर्फ और खामोशी छाई रहती है। पूरे साल में सिर्फ 1 महीने का ही टाइम होता है जब गर्मियों में गुनगुनी धूप निकलती है, और इसी टाइम पर यह कंकाल पूरी दुनिया के सामने दिखाई देने लगे। ये जगह इतनी मुश्किल कंडीशंस में पड़ती है कि यहाँ सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। यहीं पर 1942 में खोजे गए थे ये कंकाल। कई दशकों तक ये मिस्ट्री सिर्फ लोकल कहानियों और किंवदंतियों में सिमटी रही, लेकिन असली चेंज आता है साल 2004 में। इस साल नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने दुनिया भर के स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई और अपना एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन शुरू किया। इस टीम में डेक्कन कॉलेज के बेहद पॉपुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट सुभाष वालिम्बे जैसे लेजेंड भी शामिल थे। इस टीम ने बहुत ही केयरफुल होकर 30 से ज्यादा कंकालों के सैंपल लिए और उनकी डीप फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन स्टडी की। इस स्टडी से जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरी टीम को शॉक दे दिया। इन लोगों की मौत ना तो किसी संक्रमण से हुई, ना कोई जहर खाकर ये मरे हुए लोग थे, और ना ही इनकी जान किसी जंग में लड़ते हुए तीर भाले या तलवार से की गई थी। इन सभी सैंपल्स की लगभग हर खोपड़ी में ऊपर वाले पार्ट में फ्रैक्चर के निशान थे, जो कि बहुत गहरे और छोटे निशान थे। ये घाव किसी नुकीली चीज के नहीं थे बल्कि किसी भारी और गोल चीज के थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने सीधे कोई भारी चीज इनके सिर पर मार दी हो। साइंटिस्ट ने पाया कि ये चोटें ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से आई थी, यानी किसी अनजान फोर्स ने आसमान से सीधे इन लोगों के सिर और कंधों पर बहुत जोर से घातक हमला किया।
यह हमला इतना जोरदार रहा होगा कि उनकी मौत लगभग तुरंत हो गई होगी। फिर जब साइंटिस्ट ने आगे उन घावों के पैटर्न और डायरेक्शन को स्टडी किया तो एक ऐसी थ्योरी सामने आई जिसके ऊपर यकीन कर पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होता। पता चला कि ये लोग अचानक आए किसी हेलस्टॉर्म यानी कि ओला पड़ने की वजह से मारे गए। लेकिन ये ओलावृष्टि आज की जैसी नहीं थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि ये ओले क्रिकेट की गेंद जितने बड़े, सख्त और वजनदार रहे होंगे, जो हजारों फीट की ऊंचाई से ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते गोली की रफ्तार से नीचे गिरे होंगे। अब इतनी ऊंचाई पर पूरी तरह से खुले सफेद रेगिस्तान में, जहां पर एक भी पेड़ या गुफा जैसी छिपने की कोई सेफ जगह नहीं थी, वहां पर उन हजारों बर्फीले गोलों ने इन मुसाफिरों को संभलने या भागने का कोई भी मौका नहीं दिया। यह नेचर का एक ऐसा तांडव था जिसने देखते ही देखते सैकड़ों लोगों को वहीं ढेर कर दिया। इस तरह से रिसर्च में जो सामने कहानी आई, साइंटिस्ट उससे हैरान हो रहे थे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मौसमी हादसा था? इस कहानी में फिर असली ट्विस्ट तब आता है जब इन कंकालों की उम्र और उनके डीएनए टेस्ट ने इतिहास की पुरानी धारणाओं को चैलेंज करना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि हम डीएनए टेस्ट पर आएं, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपको हैरान करके रख देगी। उत्तराखंड के लोकल गढ़वाली समाज में एक बहुत ही रिच और यूनिक मौखिक या ओरल ट्रेडिशन था। सदियों से यहाँ के गांवों के लोग एक बेहद इमोशनल लोकगीत गाते आ रहे थे। इस लोकगीत में कहानी है कन्नौज के राजा जस धवल की। इस कहानी में कहा जाता है कि राजा जस धवल अपनी गर्भवती रानी बलम्पा अपने चतुर मंत्रियों और पूरे लाव लश्कर के साथ नंदा देवी की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा, जिसे राजजात यात्रा कहते हैं, उस पर निकले थे। शास्त्रों और स्थानीय परंपराओं के हिसाब से नंदा देवी की इस पावन धरती पर नाच गाना, शोर शराबा और किसी भी तरह की राजसी विलासिता पूरी तरह से वर्जित थी। लेकिन राजा का अहंकार था और उनके साथ आए नर्तकों के बेपरवाह शोर ने पहाड़ों की रक्षक देवी नंदा देवी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। लोक कथा में आगे जिक्र मिलता है कि देवी ने राजा के इस अपमान से क्रोध में आसमान से लोहे की गोलियां बरसाई, जिससे पूरा का पूरा राजसी लश्कर वहीं मिट्टी में मिल गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस ओलावृष्टि की बात वैज्ञानिकों ने 2004 में साबित की, उसका मेंशन कहानियों में सदियों से था। बस यहाँ पर ओलावृष्टि की जगह पर लोहे की गोलियों वाली बात लोकल कहानियों में दी गई। रूपकुंड सिर्फ एक जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है, बल्कि यह इंसान की आस्था, अहंकार और नेचर के साथ हुए टकराव का एग्जाम्पल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मॉडर्न साइंस और एंशिएंट फोकलोर में एक ही सच को अलग अलग तरीके से कैसे दिखाया गया। क्या सच में ये कंकाल उन्हीं कन्नौज के राजा थे या फिर कहानी कुछ और है? इसके लिए हमें देखनी होगी वो डीएनए रिपोर्ट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2004 की स्टडी तक वैज्ञानिक यही मान रहे थे कि 9th सेंचुरी के आसपास कोई बड़ा हादसा हुआ होगा और ये सभी कंकाल उसी घटना के शिकार हुए। लेकिन साल 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में एक रिपोर्ट छपी और इसने इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेविड रीच और भारत के सीसीएमबी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के 28 विशेषज्ञों ने 38 कंकालों की डीप स्टडी, डीप डीएनए विश्लेषण किया। इस रिसर्च से जो सामने निकला उसने सबको सुन्न कर दिया। रूपकुंड में मौतें एक बार नहीं बल्कि कम से कम 1000 साल के अंतर पर और 2 अलग अलग कालखंडों में हुई। इस स्टडी से यह भी गेस किया गया कि यह जगह इस तरह के एक्सीडेंट के लिए काफी प्रोन जगह रही होगी, जैसी इसकी ज्योग्राफी है, जैसी इसकी लोकेशन है। डीएनए स्टडी ने खुलासा किया कि यहां मरने वाले लोग किसी कबीले के नहीं थे, बल्कि 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स से जुड़े हुए थे। इसमें पहला ग्रुप था साउथ एशियन। माना गया कि ये लोग 800 से 900 ईस्वी के बीच मारे गए। ये सबसे बड़ा ग्रुप था। डीएनए से यह भी पुख्ता हुआ कि ये लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ही रहने वाले थे। ये करीब 1200 साल पहले यहाँ आए और शायद उसी ओलावृष्टि का शिकार हुए जिसका जिक्र लोक कथाओं में है, जो मैंने आपको बात बताई, जिसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं। फिर आता है दूसरा ग्रुप। ये ग्रुप ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरिया से आया था। ये करीब 1800 ईस्वी में यहाँ आया। यही इस रिसर्च का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी था। ये लोग इंडियन नहीं थे, बल्कि जेनेटिकली मॉडर्न ग्रीस और क्रीट आइलैंड के आसपास के रहने वाले लोग थे। ये ग्रुप 19th सेंचुरी के आसपास यहाँ पहुंचा था। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ रहा था, तब यूनान के लोग 16,500 फीट की इस जानलेवा ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? उनके पास ना तो कोई मॉडर्न मैप रहा होगा, ना ही आज के जैसे माउंटेनियरिंग गियर रहे होंगे। अब आता है तीसरा ग्रुप। इस ग्रुप में वियतनाम के आसपास के क्षेत्र का डीएनए मिला, जो उसी 1800 ईस्वी के आसपास का था।
इस तरह अगर आप देखो तो अलग अलग थ्योरीज ने एक ऐसी पहेली खड़ी की जिसका कोई सिरा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये कोई व्यापारी थे जो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में खो गए, या फिर ये लोग एंशिएंट सिल्क रूट को ढूंढते ढूंढते इस रास्ते में मौत का शिकार हो गए। जब इन लोगों के खाने पीने की हैबिट्स की टेस्टिंग हुई तो पता चला कि ये लोग जमीन पर उगने वाले खास अनाज C3 C4 प्लांट्स को ज्यादातर खाते थे। C3 और C4 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की अलग अलग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल C3 पौधे जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये फोटोसिंथेसिस में 3 कार्बन एटम बनाते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर में बढ़ते हैं, जबकि C4 प्लांट जैसे कि मक्का, गन्ना, ये 4 कार्बन एटम बनाते हैं जो हाई टेम्परेचर क्लाइमेट में भी बेहतर ढंग से उग जाते हैं। अब इंडियन ग्रुप के आहार में C4 अनाज जैसे कि बाजरा के संकेत मिले, जो उस टाइम के भारतीय उपमहाद्वीप के खान पान से मेल खाते हैं। वहीं यूरोपियन ग्रुप के आहार का पैटर्न पूरी तरह से अलग था, जो साबित करता है कि वो बाहरी थे। एक और बात जिसने किसी भी तरह की युद्ध वाली थ्योरी को खारिज कर दिया, वो बात यह थी कि इन कंकालों का जो जेंडर रेशियो था वो काफी चौंकाने वाला था। इन 38 कंकालों में से 23 कंकाल पुरुषों के थे और 15 कंकाल औरतों के थे, यानी कि अंदाजा लगाया गया कि यह ग्रुप किसी सेना का ना होकर माइग्रेट कर रहे लोगों का ग्रुप रहा होगा। इस तरह से साइंस से जिन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जगी, इतिहास की थ्योरीज ने कहानी को और उलझा दिया। डेक्कन कॉलेज की वीना मुशनीब त्रिपाठी जैसे स्पेशलिस्ट ने भी ये कंफर्म किया कि इन कंकालों पर किसी भी तरह के युद्ध, संघर्ष या धारदार हथियारों का कोई निशान नहीं था, यानी उनकी मौत आपसी लड़ाई या डकैती में नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि फिर 1800 के दौर में ये यूरोपियन लोग भारत के इस सबसे ज्यादा मुश्किल, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट ट्रेकिंग पर क्या कर रहे थे? क्या वो किसी एंशिएंट तिब्बती खजाने की तलाश में थे, या फिर वो भी नंदा देवी की उस मिस्टीरियस मैग्नेटिक ताकत की कहानी सुनकर आए थे जिसे हिमालय का सीक्रेट इनविटेशन भी कहा जाता है? इन सब में जो तीसरा ग्रुप था, ग्रुप सी, उसमें साउथ ईस्ट एशिया यानी वियतनाम के आसपास का डीएनए शामिल था। इससे ये बात साबित भी होती है कि हो ना हो कभी ये जगह ग्लोबल माइग्रेशन और इंटरकल्चरल कॉन्टैक्ट का एक ऐसा सेंटर रहा होगा जिसे टाइम के साथ भुला दिया गया। दोस्तों, रूपकुंड पहुंचने का रास्ता आज भी बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड जो ट्रैकिंग वाले लोग होते हैं उनके लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए जुनार गली रिज से होकर जाना पड़ता है। ये रिज इतनी सक्रिय और ढलान भरी है कि अगर तेज हवा का एक झोंका आ जाए या फिर थकान के मारे अगर आपने एक गलत कदम भी गलती से उठा लिया तो आपको जमीन नहीं मिलेगी, बल्कि आप सीधे हजारों फुट गहरी खाई में गिर जाएंगे। आज भी हर 12 साल में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा भारत की सबसे लंबी और सबसे मुश्किल पैदल तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये करीब 280 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है और इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु भारी बर्फ में नंगे पैर भी चलते हैं, जो उनकी अटूट श्रद्धा और नेचर के प्रति अपने समर्पण को दर्शाता है। आज की डेट में हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि शायद ये कंकाल इसी ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा रहे होंगे। जिन कंकालों की स्टडी हुई उसमें कुछ बहुत ही छोटी हाइट के लोग भी थे, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि शायद ये लोग लोकल गाइड या कुली रहे होंगे, और कुछ लोग अच्छी खासी हाइट के थे जिनका डीएनए महाराष्ट्र के चित्पावन या फिर कोंकण ब्राह्मणों से मेल खाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि 1200 साल पहले बिना किसी मॉडर्न कम्युनिकेशन के पूरे भारत से लोग एक शेयर्ड बिलीफ के धागे से बंधकर यहाँ एकजुट होते होंगे। उनके पास से सामान मिले जैसे कि रंगीन कांच की चूड़ियाँ, टिकाऊ चमड़े के जूते, लोहे के भारी भाले और सहारा देने वाले लकड़ी की छड़ें। ये बातें भी बताती हैं कि शायद वो पूरी तैयारी के साथ आते थे, लेकिन फिर भी वो कुदरत के उस अचानक और हिंसक कहर के सामने बेबस रह गए। उनकी मौत कितनी भयानक थी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी अंतिम प्रार्थना तक नहीं कर पाए होंगे। ये एक अंदाजा लगाया जाता है रूपकुंड के झील में मिले कंगालों से, लेकिन ये भी बस एक अंदाजा भर है। असली सवाल का जवाब आज भी लोगों के पास नहीं है। रूपकुंड झील आज भी कई अनसुलझे सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, जैसे कि 1800 ईस्वी के आसपास ये जो ग्रीक लोग आए थे उनकी वास्तविक पहचान क्या थी? क्या उस टाइम के यूरोपियन या ऑटोमन अभिलेखों में उनके लापता होने का कहीं कोई जिक्र है? ओलों की वो बारिश कितनी भयावह रही होगी जिसने सैकड़ों लोगों को पलक झपकते ही मौत की नींद सुला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नंदा देवी की वो लोक कथा सिर्फ एक पुरानी इमेजिनेशन है या फिर वो वास्तविक ऐतिहासिक चेतावनी है जिसने हमने मॉडर्न साइंटिस्ट तथ्यों में ढालने में हजारों साल लगा दिए? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज रूपकुंड झील के सामने क्लाइमेटिक चैलेंज का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते झील की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। अब जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वो कंकाल जो सदियों से नेचुरली फ्रीज थे, वो बाहरी हवा और ह्यूमिडिटी के चलते तेजी से गल और सड़ रहे हैं।
इसके साथ साथ आपको भी पता है कि उत्तराखंड और हिमाचल के एरिया जिस लेवल पर ट्रैकिंग होने लगी है यहाँ पे, उससे कई लोग यहाँ पर इन कंकालों से हड्डियों और रिमेन्स की चोरी करके भी ले जा रहे हैं। जाहिर है कि एक तरह से ऐतिहासिक डेटा के साथ छेड़छाड़ है, जिससे फ्यूचर में रिसर्च के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन का मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज साइंटिस्ट और प्रोटेक्टर्स इस झील के लिए इस बात को लेकर ज़्यादा टेंशन में हैं कि अगर इन कंकालों को तुरंत प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को शायद ये हिस्टोरिकल पहेली कभी पता ही नहीं चल पाएगी। जो राज 1200 साल तक हिमालय की बर्फ ने दबा कर रखा, उसे आज के इंसान की लापरवाही और बदलते क्लाइमेटिक कंडीशंस ने चंद दशकों में खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, रूपकुंड झील महज एक कंकालों की झील नहीं है। ये मानवीय साहस, अटूट श्रद्धा, वैश्विक इतिहास के गुमनाम पन्नों और प्रकृति की असीम क्रूरता का एक मिला जुला स्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी को विकसित कर लें, हिमालय की इन बर्फीली चोटियों पर आज भी उसी इनविजिबल और सुप्रीम पावर का राज छिपा हुआ है जिसने सदियों पहले उन हजारों मुसाफिरों की सांसें थाम ली थी। रूपकुंड के किनारे बिखरी वो हड्डियां आज भी आने वाले मुसाफिरों से एक ही सवाल पूछती हैं कि क्या हम मानवीय सीमाओं को पहचानते हैं या फिर हम भी उन पुराने यात्रियों की तरह प्रकृति के रौद्र रूप को चुनौती देने की भूल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रूपकुंड झील के रहस्य की। इतिहास की खासियत यही है कि यहाँ पर कई सारी थ्योरीज होती हैं और उन थ्योरीज से मिलकर एक धुंधली तस्वीर पैदा होती है जब सबूतों का अभाव होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हिस्ट्री कनेक्ट क्लासेस ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस टेस्ट सीरीज से। बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा और ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हिस्ट्री कनेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।